नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा फिर से स्वागत करती हूँ। अपना जो हमने कल किया था आर का सॉल्व पेपर 2021 का, उसी का 50 क्वेश्चन ही किया था कल। अब उसका आगे का आज हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा सा 1.5 पे ही सुन लेना ताकि समझ में आए और स्पीड में भी रहे और जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर मैं कह रही हूँ, या तो आप इसको अपने जो नहीं आता है उसको या तो अपने नोट्स में अपडेट कर लें अगर नोट्स हैं, और नहीं आपके पास कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं, कैसे क्या पढ़ें, तो बस इतना करो, जितने प्रीवियस ईयर हैं जो मैं करा रही हूँ या जो आपको जैसे ठीक लगता है, तो आप बस इतना कीजिए कि जो आपको इसमें क्वेश्चन नहीं आते उसका आंसर आप लिख लीजिए। अब जैसे आप इन्हीं का है, जैसे महिला समृद्धि योजना है, आती है तो 93 जो है तो ठीक है, आती तो कोई बात नहीं, आती तो महिला समृद्धि योजना 93, स्वशक्ति योजना 98, स्वशक्ति का जस्ट अपोजिट साम्राज्य तो 89, 89 हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, एक बात खत्म, लिख के याद करो। और हाँ, एक बात, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जैसे कल 50 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से आपने जो भी बनाया उसको डेली रिवीजन करना। डेली रिवीजन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, और बहुत दिक्कत होगी, सिलेक्शन भी रुक सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो क्या, एक तो आपका डेली रिवीजन आपका डेली होना चाहिए। रिवीजन, उसके बाद आप इनको जो नहीं आते हैं क्वेश्चन, या तो उनका नोट्स में ही अपडेट कर लें जैसा कि मैंने बताया, या फिर आप अपना इसका ही एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना लें या नोट्स बना लें जो आपको समझ में आता है वो। ये दो चीज़ें करो, अगर ये दो ही चीज़ें कर ली तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसमें मुद्दा नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, बस इतना पता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो पढ़ना चाहिए वो मैं पढ़ रहा हूँ, बस काफ़ी है इतना। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो 51 क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी उनको मतलब उन पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल किसने क्या दिया। तो उसकी एक ट्रिक याद कर लो। हमेशा आप HMT घड़ी तो जानते हैं ना, अब HMT याद ना करना, HMC याद करना। ये HMT की जगह क्या करना है, HMC। पहली आपकी हेराल्ड हो जाएगी, M फॉर आपका महानलोविस हो जाएगा, और C फॉर आपका चक्रवर्ती हो जाएगा। ठीक है, चक्रवर्ती जो भी है, ठीक है। तो केवल 3 याद कर लेना, इन 3 ही याद होंगी तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बात खत्म। आगे बढ़िए। पूछा गया, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मतलब हमारी जो पूरी इकनॉमी है वो किस पे, कौन उसमें किसकी कितनी भागीदारी है। तो बस वही है। तो सबसे पहले कहने के लिए हम कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन कृषि की भागीदारी तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे आता है आपका सेवा क्षेत्र, ऐसे ही बना लेना, पहले सेवा फिर उद्योग और फिर तीसरे नंबर पे कृषि। ऐसे नोट्स बनाया और यहाँ पे हेडिंग डाल ली, अर्थव्यवस्था में योगदान, अर्थव्यवस्था में योगदान, ऐसे करके लिख लिया। बस ऐसे ही दो दो शब्दों के नोट्स बना लेने हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान और ये रहा पूरा योगदान। सबसे पहले सेवा क्षेत्र, उद्योग, फिर कृषि, और इसमें सबसे पहले पूछा गया तो सीधे से होता है, ए हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आगे बढ़िए। पूछा गया, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है तो जाना जाएगा। तो भैया ये अब इसमें ना पढ़िए क्वेश्चन में, बस इसका जो पूरा है इसको देख लीजिए। जो सीमांत होते हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है, जो लघु कृषक होते हैं वो 1 से 2 हेक्टेयर होते हैं। मध्यम को 2 भागों में बांटा गया है, एक अर्ध और एक सामान्य, मतलब अर्ध या फिर मध्यम। ठीक है, तो अर्ध मध्यम वाला जो है वो 2 से 4 आता है, और 4 से 10 आता है आपका मध्यम, और फिर 10 से ऊपर जितना भी रहेगा वो बृहद हो जाएगा या बड़े हो जाएगा। बात समझ में आई, क्या समझ में आया। 1 हेक्टेयर से कम सीमांत, लघु कृषक 1 से 2, और 2 और 4 जो हैं वो मध्यम वाले हैं, अर्ध मध्यम हैं, और 4 से 10 जो हैं वो आपके मध्यम हैं या सामान्य मध्यम कह सकते हैं। जो बड़े वाले हैं वो 10 से ऊपर ही हैं, वो आपके बड़े या बृहद कृषक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़, भारत में जिन व्यवसायों का उद्योग 1 करोड़ तक और कारोबार 5 करोड़ तक है तो उन्हें क्या जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आया, अब आपको इस क्वेश्चन को ना लिखो, इस पूरे क्वेश्चन की जो परिभाषा है उसको लिख लो। 3 ही टाइप के उद्योग हैं, उद्यम के प्रकार, एक लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। जो सूक्ष्म है इसमें आप 1 करोड़ तक लगा सकते हो, 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर चलेगा, तो 1 से 5 करोड़ हो गया। लघु 1 से 10 करोड़ हो गया, जिसमें आपका टर्नओवर होगा 5 से 50 करोड़।
जो मध्यम वाले होंगे वो 10 से 50 करोड़ होंगे, और टर्नओवर फिर आप कितना भी कमा लो, मतलब 250 करोड़ तक कमा सकते हैं। तो लघु 1 करोड़ आप लगा सकते हैं, सॉरी सूक्ष्म 1 करोड़ लगा सकते हैं, लघु में 1 से 10 करोड़ तक लगा सकते हैं, जिसमें आप 50 करोड़ तक आपको मिल सकता है। वही मध्यम में आप 50 करोड़ तक लगा सकते हैं और 250 करोड़ तक ले सकते हैं। समझ में आया इस बात को? आगे बढ़िए। जो बता रही हूँ उसको लिख लो, लिख लिया करो कहीं, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या फायदा है इसमें, क्वेश्चन सॉल्व करने वाली चीज़ ही क्या है इसमें। अब आप 1 करोड़ का पढ़ लो, क्या मतलब, अरे इसको लिखो ना जो इंपॉर्टेंट है। अब इससे ज़रूरी है 1 ही करोड़ का, कुछ भी पूछ ले बस लिख लो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, कहानी खत्म करो, आगे बढ़ो। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 आया था, अभी आपने देखा था, उसमें किस बात का उल्लेख नहीं था। करंट का क्वेश्चन है, तो आपको भी पता है कि उसमें जो इस बात के लिए बवाल भी हो रहा था कि भैया वहाँ पे एमएसपी की बात नहीं की, उसे कानूनी रूप नहीं दिया गया था, तो इसी की बात नहीं हुई थी, बाकी इन सब की बात हुई थी। ये 3 बिल ही आए थे इनसे रिलेटेड, एमएसपी को लेकर बात नहीं हुई थी, इसीलिए ये नहीं है। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो वही पूछा गया कि किसका नहीं है, तो एमएसपी की बात नहीं हुई। नेक्स्ट पूछा गया है, ये तो आरओ वालों का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, कंपनी अधिनियम, संविदा अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, वस्तु विक्रय। तो इसको याद कर लो, संविदा सॉरी कंपनी अधिनियम 13 है। जैसे आपको याद रहता है ना कि कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। अब ये ना याद करो, अब याद करो कंपनी अधिनियम याद करो, कितना, 2013। अब जब भी कंपनी आई 1600 में, तो अब ये भाई 1600 तो याद ही है ना, अब जो याद है उसे छोड़ो, अब कंपनी अधिनियम याद करो। तो कंपनी अधिनियम क्या होगा, 2013, ठीक है। फिर संविदा आपका 1872 है, संविदा 72 है, संविदा डायरेक्ट लिख लो, भारतीय संविदा जो है वो 72 है, 1872। उसके बाद साझेदारी अधिनियम आपकी 32 है, और क्रय वस्तु विक्रय 1930 है। बस इतना याद कर लो, इसका एक नोट्स बना लो कि कंपनी अधिनियम 13 का है, संविदा आपका 72 का है, और साझेदारी आपकी 32 की है, और वस्तु विक्रय अधिनियम आपका 30 का है। बात खत्म, आगे बढ़िए। पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अब ये बताओ इसमें से किसको ही पता होगा, नहीं पता होगा, अब आइडिया ही लगाओगे। जैसे इतना तो पता है कि भैया रंगराजन जो हैं, मनमोहन सिंह अभी तो नहीं रहे हैं, मनमोहन सिंह रंगराजन से पहले रहे होंगे, मतलब पहले मनमोहन सिंह आएंगे, उसके बाद आएंगे रंगराजन 1, क्योंकि रंगराजन हम अभी भी पढ़ते रहते हैं अक्सर। मनमोहन सिंह बहुत इनसे पहले ही हुए होंगे, इसलिए हमने सुने नहीं, ये हमने इतना मारा, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, अब इनके विकल्पों पे आ जाओ। अब हमने ये माना था कि जो पहला है 4 पहले आएगा, अब इसमें देखो 4 पहले, एक इंग्लिश में भी इन्होंने दे रखे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हिंदी वाला है, ये वाला देखो 4 पहले आएगा, तो 4 इसमें पहले आया, चलो ये मान सकते हैं। 4 इसमें पहले आया है 1 से, ये भी मान सकते हैं। 4 इसमें पहले आया है 1 से, ये भी ठीक है, ठीक है। और ये नहीं है कि 4 जो है इसमें पहले नहीं आया है, मतलब ये एक कट गया, हमने कम से कम एक तो काट लिया। उसके बाद थोड़ा सा और सोचते हैं और क्या किया जा सकता है, और अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो मतलब ये है कि आप जितना इसमें दिमाग लगा सकते हैं उतना लगाइए, है ना। तो पटेल साहब बहुत पहले ही, आर बी पटेल बहुत पहले के ही थे, मतलब कहा जाए तो ये उस समय के थे, तो मुझे पटेल तो याद थे, तो इस हिसाब से पटेल को मैं लगा लेती, और पटेल लगा लेती तो मनमोहन से पहले ही लगाती। मनमोहन से पहले लगाने का मतलब क्या होता कि ये आपके थे मनमोहन, तो पटेल साहब को लगाती मैं, तो पटेल साहब 1 ही पे थे शायद, 1 नंबर पे, 1 पे थे या 2 पे थे, देखना पड़ेगा एक सेकेंड। पटेल साहब थे आपके 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे पटेल साहब लगा लेते, तो इससे पहले मैं 2 ही लेती। तो अब देखिए 2 पहले आएगा, मतलब 4 से पहले 2 आएगा, 4 से पहले 1 ही है यहाँ पर, तो ये कट जाएगा। 4 से पहले 2 यहाँ है, 4 से पहले 2 बाद में, ये कट गया, और ये हम पहले ही काट ले, तो ये वाला आ गया आंसर, खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आर में होते हैं जो दिमाग से लगते हैं, वो किसी को नहीं आते हैं। वहाँ अपना ये मत सोचने लोगो कि हाँ मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं, वहाँ जितना दिमाग लगा सकते हो, जो सोच सकते हो, ठीक है। आगे बढ़िए। एक सितार में इस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब ध्वनि तरंगे भैया, ये मान लो एक सितार हो गया,
इसमें ऐसे तार पार लगे रहते हैं जो भी। अब इसमें जो तरंगे होंगी वो मतलब लंबवत होती हैं। अनुप्रस्थ का मतलब ही होता है कि लंबाई के जो तरंग है मतलब जो तार है उसके लंबवत, तो ऐसे ऐसे तरंगे चलेंगी। तो गिटार में वही ऐसे ऐसे बजता तो इसी के लंबवत रहती है, तो अनुप्रस्थ तो होगा। तो अनुप्रस्थ तो होगा तो हमने वो मान लिया, अनुप्रस्थ इसमें है और इसमें है, तो अनुदैर्ध्य तो कट जाएगा। अब इसमें प्रगामी या अप्रगामी। प्रगामी का मतलब क्या है कि तरंगे दो भागों में बढ़ जाती हैं, जैसे अप्रगामी का मतलब होता है कि तरंगे दो भागों में बट जाती हैं, एक भाग मतलब एक ही तरफ नहीं। जैसे मान लो अब आपने यहाँ गिटार बजाया तो तरंगे इधर भी जाएंगी इधर भी जाएंगी। तो बस इतना है, इसको इतना जानो कि सितार में जो भी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, अनुप्रस्थ होती हैं और अप्रगामी होती हैं, बात खत्म। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हम ये सही गलत तो नहीं देखेंगे, हम बस इतना जानेंगे हमको कितना आता है। मनुष्य का कान, हमको पता है मनुष्य कितना सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये 1,000 इसी के अंदर ही आ रहा है, तो ये तो सही हो गया। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही नहीं होती। मनुष्य के लिए सबसे अच्छा जो रंग कहा जाता है आंखों के लिए वो ग्रीन होता है। तो कभी कभी नहीं कहते ग्रीनरी देख के एकदम दिल खुश हो जाता है, तो आंखें देखती है, आंखों को एक पॉजिटिविटी दिखती है, दिल खुश हो जाता है। बस ये तो सबसे सुग्राही कौन है? ग्रीन। उसके बाद सुनने की दृढ़ता हमारी 110 सेकेंड होती है, ऐसी, और दृष्टि की होती है 160। तो ये याद रखना कि सुनने में 110 सेकेंड का दृढ़ता होती है और दृष्टि की दृढ़ता 116 होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया कौन से बल्ब, दो एक जैसे बल्ब हैं, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो बस इतना जानो, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों इसके बस, तो दो वाले में सबसे ज़्यादा जो समांतर क्रम में जुड़े होंगे वो सबसे ज़्यादा रोशनी देगा, बात खत्म। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सरसों की तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? अब भैया जिनके यहाँ पे सरसों होती है वो, और जिनके घर वाले मतलब पापा मम्मी जो भी है किसान हैं, और जिनके यहाँ पे सरसों होते हैं तो अपने यहाँ बता देना। ऐसे ही क्वेश्चन याद किए जाते हैं, अपने यहाँ बता देना कि पापा या मम्मी ये वाला सरसों, आप सरसों में सल्फ़र डाल दीजिए। आप सल्फर में सल्फर डाल देंगे, सल्फ़र डाल देंगे तो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ जाएगी, तेल थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, बस इतना सा जानो। और कैल्शियम जैसे हमारे लिए हड्डियों के लिए अच्छा होता है, वैसे उनके तनों की वृद्धि के लिए अच्छा होता है ना। अगर तने मजबूत होंगे तो पत्तियाँ नहीं गिरेंगी, सीधी सी बात है। तो बस ये ख़त्म करो कहानी। ठीक है, इसको याद कर लो इस तरीके से, क्वेश्चन को याद करने का तरीका समझा करो। अब हाइड्रोजन सल्फाइड पूछा गया है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को याद रखना, जब वो जो भी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो जितने भी सड़े गले और पशु पदार्थ होते हैं उनसे ही आती है। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि जो कूड़ा घर होता है वहाँ पे, जैसे वैसे तो बहुत मटेरियल होता है, लेकिन मान लो आप कहीं जा रहे हैं, या आपने वो देखा है खाद बनाने के लिए पत्तियों को, वनस्पतियों को, है ना, उनको दबा के ज़मीन में रख दिया जाता है। तो वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको वो एक स्मेल सी आएगी, वो एकदम सड़े अंडे जैसी लगती है, मतलब बहुत गंदी सी स्मेल। तो वही हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसका ही जैसा मतलब वही ही होता है, और ये प्रदूषक है एक तरीके से। तो ये जो प्रदूषक है इसका जो मुख्य स्रोत है वो सड़े हुए वनस्पतियाँ हैं और पशु पदार्थ हैं। तो बस इससे होगा, तो इनका मुख्य स्रोत क्या है? सड़े हुए वनस्पति और पदार्थ, वनस्पति और पशु पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आइए। पूछा गया अगर आप 10 दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब इसको याद ना करो, इतना जानो कि आप 9 दिन आपके घर में कोई व्रत है, मान लो 10 दिन हो गया, अब 10 दिन इसका व्रत होगा तो सीधी सी बात है उसे ग्लूकोज तो भैया ग्लूकोज जस्ट लाइक एनर्जी, ग्लूकोज एनर्जी तो हुआ, ग्लूकोज एनर्जी तो हुआ। अब भाई एनर्जी, अब इसमें सीधी सी बात है ग्लूकोज ही कम हो जाएगा, 10 दिन तक खाना नहीं खा लो, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपका जो लिवर है, लिवर क्या करता है? आपका जो लिवर है वो क्या करता है लिवर यही तो करता है कि भैया जो एक तो क्या होता है, जो ज़्यादा वसा होता है उस वसे को ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, या फिर जो बहुत एक होता है टेम्परेरी, मतलब एक होता है आकस्मिक,
आकस्मिक ग्लूकोज को बनाता है, जैसे ग्लाइकोजन के रूप में वो हमेशा संचित रहता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है, कभी कभी जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो लिवर ने जो ग्लाइकोजन बना रखा है वो उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो लिवर का मोस्टली फंक्शन एक तरीके से एनर्जी से रिलेटेड है, ग्लूकोज से रिलेटेड है। अब मान लो खाने के लिए आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं तो लिवर के पास अब भाई जो भी ग्लाइकोजन होगा जो उसके पास आकस्मिक पड़ा हुआ था एक तरीके से, कि आकस्मिक परिस्थितियों के लिए वो ग्लाइकोजन को यूज़ करेगा ग्लूकोज में, तो फिर वो ग्लाइकोजन कम होता जाएगा, है ना। तो इससे क्या ग्लूकोज का स्तर ही तो कम होगा, इसमें सीधी सी बात है। तो लिवर का फंक्शन वही है कि वो वसा को तोड़ता है या फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कौन सा होता है? तो भैया गोशामर रेशम होता है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो टसर रेशम होता है, टसर कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है। मूंगा जो होता है, मूंगा की जो रेशम मूंगा कीट होते हैं उनसे उत्पादित किया जाता है। बात खत्म, आगे बढ़िए। बस मकड़ी का याद रखना, मैं गोशामर। फिर पूछा गया खाद्य पदार्थों में से कौन सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब इसमें देखो, आप तो कहेंगे प्रोटीन दाल और सोयाबीन में पाया जाता, तो दाल तो नहीं होगा, यहाँ पे अमीनो अम्ल की बात हो रही है। अमीनो अम्ल प्रोटीन का भी सरलतम रूप होता है अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा अंडा में ही पाई जाएगी और सर्वोत्तम स्रोत है, क्योंकि हम अंडा जैसे ही खाते हैं हमको तुरंत अमीनो अम्ल मिल जाता है, मतलब वो प्रोटीन का भी सरलतम रूप है अमीनो अम्ल। तो इसीलिए अंडा जो आप देखते होंगे, जो ताकतवर लोग होते हैं एनर्जी के लिए अंडा खाते हैं प्रोटीन के लिए, क्योंकि अंडे को ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसका बहुत ज़्यादा पाचन नहीं करना होता। जैसे प्रोटीन का पाचन करने के लिए शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अमीनो अम्ल जो होता है वो सरलतम रूप होता है तो आराम से मिल जाता है। तो अमीनो अम्ल का याद रखना, अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है अंडा, प्रोटीन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए। पूछा गया है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व। भाई तुलसी के पौधों में औषधीय महत्व का कारण दो पदार्थ पाए जाते हैं, फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड। फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स, इनको याद कर लो और कुछ नहीं करना है। आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आगे बढ़िए, मतलब अपने नोट्स में लिख लेना। इस पे आ जाइए। अब देखिए, ये जो गाय भैंसें हैं इनको याद कर लो। भैंस का कल हमने भद्रावरी और भदावरी पढ़ा था। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद भैंस की सूरत, इसको याद करो। कहते हैं कभी कभी तुम्हारी सूरत तो भैंस जैसी है, तो इसको ऐसे याद कर लो, सूरत मतलब भैंस। ठीक है, उसके बाद एक सूरत हो गया, भद्रावरी हो गया, जाफरावदी। जाफरावदी भी कभी कभी पूछ लेता, तो जाफरावदी। अभी भी कभी, अब आप अपने घर पे जहाँ भी भैंसे होंगे तो भैंस का नाम रख देना जाफरावदी। ठीक है, उसके बाद गाय में आ जाइए। जिसमें भी सिंध लग जाए वो तो गाय तो होगी, चाहे वो जरसिंध हो चाहे सिंधी हो तो सिंधी वाली गाय तो होगी। फिर हमने कल देवनी पढ़ी थी, गाय मतलब देवी मैया, देवनी। गिरी भी देवी का ही एक रूप है। और जो याद करने वाला है वो साहीवाल और थरपाकर है, दो याद करने वाले हैं। सिंधी तो है ही है, याद रखो, सिंधी याद ही रखना। सिंधी है, जिसमें भी सिंधी लग जाए वो गाय होगा। देवनी हम पढ़े थे, देवी मैया होती है। गिरी भी गाय होती है। जो याद करने वाला है साहीवाल याद कर लो और थरपाकर याद कर लो, ये गाय होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बकरी में आपका जमुनापारी बकरी याद कर लो। अंगोरा बकरी होती है, हालांकि और अंगोरा आता है बहुत बार पूछता है, तो अंगोरा बकरी होती है, भेड़ मत लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बीकानेरी, खैर बीकानेरी भेड़ भी होती है तो इसमें तो नहीं लेगा, क्योंकि फिर वो दोनों ही सेम, मतलब दोनों ही प्रजाति एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो जो अलग है वो यही है, जमुनापारी और अंगोरा, ये दो बकरियां याद रखना। और भेड़ में कच्छा और कुकी दो याद रखना, कक्षा कुकी, क्योंकि देखो बीकानेरी, चोकला, मागरी, नूरेज, ये सब दोनों में ही कॉमन है, तो ये तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछना चाहिए। और पूछेगा तो फिर वो ऑब्जेक्शन हो गई, फिर क्वेश्चन डिलीट होगा। तो वो याद करो जो याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। पूछा गया है काशी लालिमा निम्नलिखित किस फसल की प्रजाति। आपको काशी लालिमा दिखा देती हूँ पहले मैं। ये है काशी लालिमा। ये लाल भिंडी, लालिमा मतलब भिंडी। अब इसको याद रखना, ये है काशी लालिमा, अब ये भूलना मत।
तो काशी लालमा किसकी प्रजाति है? भिंडी। आप अभी हरी भिंडी खाते थे, आप काशी लालमा भिंडी खाना। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 69 पूछा गया है, गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो भाई वानस्पतिक प्रसारण के लिए। गूटी लगाना होता क्या है? पौधे जब गूटी लगाया जाता है तो ये एक तरीके से कलम विधि है कि ताकि वानस्पति है, मतलब जो भी वानस्पतिक है उसको और बढ़ाया जा सके, प्रसारण किया जा सके। तो कलम विधि है एक। तो दूसरा क्या? कलम विधि का प्रयोग पौधों में अलैंगिक वानस्पतिक जनन के लिए किया जाता है। होता क्या है, इस विधि में कलम तैयार करने के लिए शुरुआत में शाखा को पौधे से अलग करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, लकड़ी काटी और अलग कर दिया, नहीं, इसमें करते हैं बल्कि कलम जब तक तैयार नहीं हो जाती, होने के बाद शाखा को ही काट लिया जाता है। ये इसमें अंतर होता है बस। ठीक है, आगे बढ़िए। 70 पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ये। ईमेल का तो पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, फुल फॉर्म www का पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट्स में लिख लो। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, सी का इन्होंने कंट्रोल कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोल नहीं होता, सेंट्रल होता है। ALU का पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, बस आगे बढ़िए। 71 में पूछा गया है, ये देखिए, अब सबसे छोटी तो बिट्स होती है, ये आपने लिख लिया बिट्स। ठीक है, बिट्स, उसके बाद होती है बाइट, बाइट के बाद होती है केबी, केबी के बाद होती है एमबी, एमबी के बाद होती है आपका जीबी, और उसके बाद होता है टीबी। अब ये बताओ बिट्स, मात्र इसका याद रखना, जो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट बनता है। उसके बाद सारा फिर 1024 का खेल है। 1024 बाइट्स होंगी तो आपका बनेगा 1 KB, 1024 KB होंगी तब बनेगा 1 MB, 1024 MB होंगी तब बनेगा 1 GB, 1024 GB होगी तब बनेगा TB। तो 1024 ही का खेल है, सब में वो जोड़ते जाओ तो उसका 1-1 हो जाएगा। जैसे 1024 बाइट जोड़ी तो इसका अगला 1 KB हो जाएगा, इसमें जोड़ा तो इसका 1 KB MB हो जाएगा, इस तरीके से। अरे तो ये तो पता ही होना चाहिए, MB जब भी कहते हो हमारी इतनी MB बची, तो वही है। मोनोक्लाइट्स पूछा गया है, मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भैया किसी को भी नहीं पता होगा तो आराम से चुपचाप से याद कर लीजिए, मोनोक्लाइमैक्स क्या सिद्धांत किसने दिया? तो ये क्लेमेंट्स ने दिया। ये एक तरीके से एकल चरम होता है, इसमें ये पारिस्थितिकी से संबंधित है, जिसमें ये समुदाय की चरम स्थिति को दर्शाता है और कुछ नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट ये याद कर लीजिए, जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 80 का है, और पर्यावरण संरक्षण 86 का है, वायु वाला आपका 81 का है, और जल 74 का है। तो ये सीधे सीधे दिए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो दिए गए हैं, आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते हो जो वो अपने नोट्स में अपडेट कर लो, लिख लो, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आते ही हैं इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, सीधी सी बात है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसलिए तो BOD चेक करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑक्सीजन को ही मापते हैं इसमें, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर ठीक है, ज़्यादा है तब तो कोई बात ही नहीं है, ऑक्सीजन मात्रा कम हो रही है तो इसका मतलब उसमें प्रदूषण है, बात खत्म। आगे बढ़िए। उत्पादकता, तो घटते उत्पादकता के क्रम में कौन सा पारिस्थितिक सबसे ज़्यादा होता है? मैंग्रोव में, याद रखना ये सबसे ज़्यादा होता है मैंग्रोव में, फिर होता है घास, फिर होता है झील, उसके बाद होता है सागर। कभी कभी क्या करते हैं हम, सागर को थोड़ा बड़ा समझते हैं, लेकिन कितना भी बड़ा सागर हो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादकता नहीं होती। झील में ठीक ठाक हो जाती है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव में होती है, उसके बाद घास के मैदान में होती है, ये याद रखना। और कोशिश किया करो वो याद किया करो जहाँ फंसते हो, जहाँ नहीं फंसते हो वो मत याद किया करो। जैसे अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, धूपगढ़, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो पता ही होगा, सतपुड़ा की जो सबसे बड़ी चोटी है वो धूपगढ़ ही है। तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी पे ही स्थित होगा, सीधी सी बात है, तो बस ये हो जाएगा। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, देखो भाई दिया गया है। आगे बढ़िए। पूछा गया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पे जनजाति जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे नागालैंड और मेघालय में 11-11 थी। एक तो पेपर बहुत ऐसा बनाते हैं, उन्हें लेना देना नहीं रहता, इतना फैक्चुअल देखो तो क्या होगा, गलतियाँ तो होंगी आपसे,
तो वही है, तो नागालैंड और मेघालय दोनों में ही बराबर बराबर स्थिति थी। तो वन रिपोर्ट एक दिन हम देख लेंगे। तो इसके हिसाब से नागालैंड उन्होंने माना, जबकि नागालैंड मेघालय दोनों ही सही है। बाद में क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा। आगे बढ़िए। भारत में निम्नलिखित किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट देख लो। ये वाला जो है आपका वो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ये वाला एरिया आपका हिमालय हो गया, हिमालय वाला पोर्शन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये वाला पश्चिमी घाट और श्रीलंका इसमें आ जाता है। 4 हैं टोटल, भारत में 4 हैं। ये वाला आपका इंडो बर्मा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पूर्वोत्तर आ जाता है, और ये यहाँ पे म्यांमार है, इसलिए इंडो बर्मा आ जाता है इनका पूरा, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया जो है वो सुंडालैंड है, क्योंकि हमारा ये अंडमान आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो हमारे 4 हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, उसके बाद ये इंडो बर्मा और सुंडालैंड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन 79। अब ये किसी को क्या ही पता होगा ये क्वेश्चन, कि प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का आधिपत्य अधिकार स्थापित हुआ। अब इसमें दिमाग लगाओगे ना, तो मैं तो ये लगाती, आपको फिलहाल आंसर देख रहा होगा तो आप कुछ भी सोचे, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं लगाती तो देखो 96 और 97 देने का मतलब है दोनों में से यही होगा। यहाँ पे 90 या 91 देते या 92 90 थे तो ये होता सब में, तो ये दो तो कतई नहीं लगाती मैं। अब 96 97 में मैं जो भी लगा दूँ वो फिर उस समय एग्ज़ाम के वक्त की बात है। अब वो आपका भी है कि भैया किसी को याद नहीं होगा, तो आंसर फिलहाल इसका 97 सही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, दिमाग लगाइए, हो जाता तो ठीक है, नहीं हो जाता तो कोई बात नहीं। अब सब याद करने बैठोगे तब तो हो गया, याद ही करते रह जाओगे। ये 2021 का करंट का अफेयर का क्वेश्चन है कि उस समय जो डिफेंस कॉरिडोर हुआ था उसमें किस सरकारी उद्यम ने निवेश के लिए हस्ताक्षर किए थे? तो वो आपका ये वाला था, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है। आगे बढ़िए। पूछा गया है, जा जन जन्म भयो का धरती धसी अड़ाई हाथ। तो ये सीधी सी बात है, ये वहाँ की ही, मतलब फिर मैं लगाती तो आला ही लगाती। आला लोकोक्ति जो है वो आला जो वहाँ के थे, आपका बुंदेलखंड का एरिया जो है वहाँ पे ये एक तरीके से भाई जो हुआ करते थे, आला और उदल, तो उनसे ही संबंधित है। उनकी जो वीरता को लेके वो बात की गई है, तो ये आल्हा से रिलेटेड है। तो ये वाली लोकोक्ति है, हालांकि किसी को पता नहीं, लेकिन जो भी आला देखा वो आला ही लगाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो देख लीजिए, जो प्रवाहित नहीं होती है वो बता देती हूँ आपको। अब आप देख रहे होंगे, अब देखिए यहाँ से यमुना आ ही रही है, ठीक है। उसके बाद ये गंगा आ रही है, फिर यहाँ पे रामगंगा, घाघरा है ना, शारदा, ठीक है, ये है घाघरा हो गई। उसके बाद ये राप्ती हो गई, है ना। जो नहीं है वो गंडक, क्योंकि अब यूपी के बस कुछ सीमा से, यूपी और बिहार की सीमा से लगती है महाराजगंज की तरफ यूपी के, बाकी अब यूपी में प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो गंडक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर गंडक हो जाएगा। तो अभी आपने देखा ही था, सोन नदी और ये सब तो थी, तो आंसर इसका गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब सही है इसमें जो आपको आते हैं वो ठीक है, नहीं आते उनको एलिमिनेट कर लो। बाद में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा है भाई, ये तो सही है। उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है, ये भी सही है। चावल का सबसे, नहीं भाई पश्चिम बंगाल है, तो 2 काट दो तो वैसे ही सही हो जाएगा। तो 1 और 2 सही होंगे, बस आगे बढ़िए। अब ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सम्मेलन कहाँ हुए थे जो कांग्रेस के, तो ये वाला आप देख लीजिए। जैसे अब आपको ये नहीं देखे तो आपको पता होना चाहिए, आपको बनारस 1905 वाला याद होना चाहिए जब गांधी जी इसमें भाग लिए थे। फिर लखनऊ वाला आपको पता होना चाहिए, जिसमें मुस्लिम लीग और ये गरम नरम दल भी मिले थे। मुस्लिम लीग भी हमसे मतलब ठीक ठाक उससे समझौता हो गया था। उसके बाद कानपुर 25 वाला, तो बस हो गया। जो नहीं आते वो सामने अपने नोट्स के में लिख लो कि मेरठ वाला 46 है,
इनके अध्यक्ष भी याद कर लो चाहो तो, इसमें दिए गए हैं। हालांकि अध्यक्ष जो मेरठ वाला था वो जेवी कृपलानी था, कानपुर वाला तो पता ही है सरोजनी नायडू, इसी में वो अध्यक्ष बनाई गई थी। उसके बाद 32 में अंबिका चरण मजूमदार और बनारस वाला गोखले। ठीक है, बस आगे बढ़िए। ये कुछ मेले याद कर लिए। जल विहार मेला बुंदेलखंड में ही होता है, तो ठीक है। ये बटेश्वर मेला आपका पश्चिमांचल मतलब आगरा की तरफ होता है, तो ये भी ठीक है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं होता है, शुक्रताल जो है वो मुजफ्फरनगर में ही होता है। ठीक है, जो बलदेव छठ का मेला है ये आपका पूर्वांचल में नहीं होता, ये आपका हरियाणा की तरफ होता है, फरीदाबाद। तो ये क्वेश्चन, बाकी ये 3 याद कर लीजिए, 3 तो याद होंगे ही, तो ये अपने आप ही कट जाता। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन यूपी के साथ नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अब देखो इसमें जो नहीं करता है वो है कुशीनगर ही नहीं करेगा। अगर आपने यूपी का मैप देखा होगा तो कुशीनगर नहीं करेगा। चलिए देख लेते हैं मैप में। अब ये वाला देखिए, नेपाल से आपका लखीमपुर लग रहा है, पीलीभीत लग रहा है, लखीमपुर लग रहा है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कुशीनगर नहीं लग रहा है, कुशी यहीं से ये एंड हो गया, कुशीनगर यहाँ से शुरू हुआ, तो ये नहीं लग रहा है। बस बात खत्म। ये 7 लगते हैं वो याद रखो, देखते रहा करो मैप रोज यूपी का, या यूपी ठीक ठाक आता है आरओ में, तो इसको देखते रहा करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन ऐतिहासिक मेले हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जाने जाते हैं? तो नौचंडी मेला है, याद ही कर लो केवल, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नौचंडी मेला, नौचंदी मेला, ठीक है, ये मेरठ में लगता है, मेरठ में लगता है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। यूपी में जो कुल जनसंख्या है उसमें कितना कार्निवल है, मतलब कौन है जो इतना मतलब टोटल आपका जो परसेंट है वो वर्क फोर्स है, तो केवल 23% हमारे यहाँ पे वर्क फोर्स है। इतनी जनसंख्या बल है, 23% से ही काम लिया जा सकता है, काम करती है एक तरीके से। ठीक है, तो ये तो बड़ी स्थिति खराब है। फिर नेक्स्ट पूछा गया है, यूपी का प्राय जो संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हो गया और आगरा प्रेसिडेंट के अधीन आ गया। तो ये क्वेश्चन ठीक है, याद कर सकते हो। 1833 में क्या हुआ था कि जो आगरा प्रेसिडेंसी जो थी उसके अधीन उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्र था उसको बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आपका किस में ला दिया? आगरा प्रेसिडेंसी में। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन ट्यूबवेल सिंचाई के लिए, वही तो हम लोग नंबर 1 है, यूपी के लोग सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, ये पता ही होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ शहर हैं वो याद कर लो, इनके पुराने नाम, इसमें सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है। कोल नहीं पता ना तो बस अलीगढ़ लिख लो। महोबा महोत्सव नगर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो लिख लो महोदया श्री कन्नौज है, और जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड है। जो आता है वो क्यों मतलब जो आता है वो अच्छी बात, जो नहीं आता है नोट्स में लिखो और डेली रिविजन मारो। करना क्या है, हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करने बैठ जाते हैं। अरे भैया इसमें क्या सॉल्व करो जब आता नहीं है। बस याद करो जनसंख्या में कार्बन कितना है, 23%। बस अब 23.7 ना याद कर लो, 23% याद कर लो, मोटा मोटा याद रहेगा। तो पढ़ने के तरीके होते हैं। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप सीधी सी बात है, आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आप ये सब तो नहीं लगाते, सिराजुद्दौला और आसफुद्दौला, कन्फ्यूज होते इसमें और इसमें। तो राजा चेत सिंह हैं, वही हैं इसके। ठीक है, तो इसको टिक मार दी करके ये क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है, तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राजा चेत सिंह ने। 93 भीतरगांव मंदिर के विषय में क्या सही है? बोला गया है कानपुर में है, तो ये जो 5वीं और 6ठी शताब्दी में है, बिल्कुल सही है, 5वीं में और 6ठी शताब्दी में। उसके बाद ईंट से निर्मित है, प्राचीनतम मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे विष्णु की जो है मूर्तियाँ मिली हैं, विष्णु की पूजा होती है, हिंदू देवी देवता विष्णु हो गए, गणेश हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट 94 पूछा गया, जीआई टैग यूपी में जो है किस स्थान से संबंधित है? कौन सा? ब्लैक पॉटरी। तो ब्लैक पॉटरी जीआई टैग है वो कहाँ का है? आपका निजामाबाद का है, जो आजमगढ़ जिसको कहते हैं अभी। ठीक है, तो आजमगढ़ का है ब्लैक पॉटरी, निजामाबाद। ठीक है, आगे बढ़िए। सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लीजिए, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। बिल्कुल सही है, ये तो सही है। फिर कहता है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान थे। नहीं भाई, धान थोड़े ना थे, जौ और गेहूँ थे। जौ तो ठीक है लेकिन गेहूँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये केवल एक सही हो जाएगा, यहाँ लिखा भी होगा। देखो मेहरगढ़ से गेहूँ मिला था ना कि धान मिला था। गेहूँ और जौ को प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न माना जाता है। नेक्स्ट 96 ये लिखा हुआ है,
मेहरगढ़ में गेहूँ और जौ है, ठीक है। जौ तो ठीक लिखा था लेकिन वहाँ धान लिखा था, जबकि गेहूँ होना चाहिए। 96, पहली पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा कहाँ चली थी? तो ये आपकी मिर्ज़ापुर की तरफ चली थी। हाँ, तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो उस करंट का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, ये वाला आप कर लीजिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि रसिया जो है ब्रज का है, ठीक है। संस्कार गीत है सोहर, तो बस इतने से मिला लिया, अगर इतना आता है तो थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। उसके बाद क्या है, रसिया आपने ब्रज मिला दिया और सोहर संस्कार गीत मिला दिया, जब शायद मतलब बेटा के जन्म पे शायद होता है ये। तो देख लीजिए, 2 का सी का 2 इसी में है, तो बस ए हो जाएगा। देखो बस कहानी ख़त्म हो गई। बाकी नहीं आता तो लिख लो ये यहाँ पे। चैती आपका मौसमी गीत है, कजरी विवाह और मौसम को ले है, सोहर आपका संस्कार गीत है। तो ये सब लिखे हुए हैं। नहीं आते हैं तो लिख लो, आते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद तर्क शक्ति का कोई मतलब नहीं है, मैं जीएस करा रही हूँ। तर्क शक्ति के आप ये देख लो कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वो आप अपना रीजनिंग का तो बस यही कहूँगी, इनके जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो रीजनिंग का अलग लगाया करो 1-1.5 घंटा निकाल के। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जैसे कि इसमें अलग दे दिया उन्होंने, यूपी में प्राचीनतम 16 जहाँ कुल कितने महाजन, तो 8 थे, ठीक है। अब ये है 8 जनपद याद कर लो, वो कौन कौन है। काशी हो गया, जिसको वर्तमान में वाराणसी कहते हैं। कौशल, जिसको अवध वाला क्षेत्र मल्ल जो है देवरिया हो गया। छेदी आपका बुंदेलखंड हो गया। वत्स आपका कौशाम्बी की तरफ हो गया, इलाहाबाद। कुरु मेरठ हो गया। पांचाल आपका रोहिलखंड वाला एरिया हो गया। तो बस ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है ये पूछे, लेकिन ये तो पूछना चाहिए। अब 8 ना पूछे तो हो सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये होंगे, तो ये याद कर लीजिए। ये रीजनिंग है, सरल आती है खैर, हालांकि रीजनिंग इसमें तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये करंट अफेयर है उस समय का, तो करंट अफेयर तो हम अपना पढ़ेंगे। सबरी संकल्प याद कर लेना। सबरी संकल्प जो है वो राष्ट्रीय पोषण अभियान से रिलेटेड है, राष्ट्रीय पोषण अभियान से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये सब करंट के क्वेश्चन है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम इस बार वाला करंट पढ़ेंगे। विविध देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आलू का केंद्र जब भी आएगा तो वो पेरू लीमा में, और जब राष्ट्रीय आएगा तो शिमला में है, तो दोनों लिख लेना। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो लीमा पेरू, और अगर केवल राष्ट्रीय पूछ रहा है तो अपना ये शिमला वाला आ जाएगा, याद रखना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है। नेक्स्ट, कौन सी योजना विकास से संबंधित है? कौशल विकास से। तो स्ट्राइड नहीं है, बाकी स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस, ये तीनों आपके कौशल विकास से संबंधित हैं। तो 2, 3, 4 इसका विकल्प ठीक हो जाएगा। ये भी हालांकि वो समय करंट से रिलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना करंट पढ़ेंगे और कम करंट पढ़ेंगे, और देख लेना अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा बस। फिर जलवायु जोखिम, अब भैया जलवायु का अगर जोखिम होगा तो उसके लिए हमें वॉच करना पड़ेगा, तो वॉच करने के लिए बस याद कर लिए जर्मन वॉच। भाई कोई भी जोखिम होता है, कोई जोखिम आने वाला होता है तो आप वॉच करते हो कि नहीं, कब जोखिम आएगा कब नहीं आएगा। तो बस जोखिम, जलवायु जोखिम मतलब वॉच, हमें वॉच करना है जलवायु जोखिम को, बस हो गया। एक दिन हम सूचकांक भी पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, और ट्रिक ऐसी वैसी नहीं कि हाँ बस कि एक बार पढ़ी बस याद हो जाए, इस तरीके की पढ़ेंगे। फिर 2021 का ये भी करंट अफेयर है। 27 में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था, ये क्वेश्चन ठीक है, आप लिख सकते हैं। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था। उसके बाद कैलेंडर तो भैया मिला लेना। तो सबसे पहले आपका जो आता है वो वसंत आता है, उसके बाद ग्रीष्म आता है, फिर वर्षा आती है, फिर शरद आता है, ठीक है। सबसे पहले वसंत आता है, फिर ग्रीष्म आता है, फिर वर्षा आता है, उसके बाद लास्ट में शरद आता है, ठीक। आगे बढ़िए। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? उस समय जो जिबूती आपने देखा होगा इस तरीके का नहीं है, तो उस जब आप अफ्रीका बनाते हैं तो इस तरीके का कुछ बनाते हैं अफ्रीका, रुकिए, तो इस तरीके का कुछ अफ्रीका बनाते हैं ना। तो ये वाला जो पोर्शन जिबूती, यहाँ पे समुद्र लुटेरे हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ से पार करते थे तो यहाँ पे उनको आसानी रहती थी, तो यहीं पे जो जिबूती आचार संहिता लाई गई थी, तो ये किससे संबंधित थी? समुद्री डकैतों से संबंधित था, उनके अंतर्राष्ट्रीय समूह से, मतलब उसको रोकने के लिए।
उसके बाद पूछा गया अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं। अब अगर करंट का ये तो नहीं लग रहा है बाकी जिसने जो लगाया उसके ऊपर है, बाकी आपको याद करना हो तो कर लीजिए। सी अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी तो आपको पता ही होगा भाई, चुकंदर से चीनी बनती है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, कपास में सेल्यूलोज होता है, दुग्ध में लैक्टोज होता है। तो ये चारों ही सही हैं कूट, तो बस ये कर लोगे आराम से हो जाएंगे। भारतीय शहरी वेधशाला। अब बताओ, भारत के शहरों की वेधशाला के लिए ज़रूरी है उसकी राजधानी में ही होगी, तो ऐसे आंख बंद करके लगा दो भैया। भारतीय शहरों की वेधशाला को, मतलब भारतीय शहरों को ऑब्जर्व करने के लिए भैया हमने कहाँ बना रखी है ऑब्जर्वेटरी? नई दिल्ली में। भारत की बात होगी तो नई दिल्ली होगा, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट 133, इसमें मिलाना है कौन कहाँ क्या है, तो ये तो पता ही होना चाहिए। आम तो भैया यूपी में मारा मारा फिरता है, मलिहाबाद बहुत फेमस है। नारियल आपको पता है केरल की तरफ वाला, या फिर आपका क्या कहते हैं लक्षद्वीप की तरफ भी वो ठीक ठाक होता है नारियल। उसके बाद सेब आपको जम्मू कश्मीर पता है फेमस है। बाकी लीची फिर क्या बचा? बिहार। बिहार वाले लीची बहुत खाते हैं इसका मतलब। ठीक है, तो अब जो याद नहीं है लीची तो याद रखना, जब भी बिहार की बात आए तो लीची याद रखना भैया। जो भी बिहारी हो उनसे कहना भैया आना तो लीची लेते आना। ठीक है, उसके बाद 34 में जो ब्रेंट इंडेक्स है वो कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है, बस याद कर लीजिए ब्रेंट इंडेक्स। ठीक है, कौन सी? ब्रेंट, BRENT। ब्रेंट इंडेक्स किससे? कच्चे कीमतों से रिलेटेड। अब कौन सी भाषा कहाँ से है तो देख लो भैया। डेनिश वाले डेनमार्क से हुआ करते, डच जो होते थे वो नीदरलैंड हुआ जाए, मंदारिन चीन की भाषा है, बहासा थाईलैंड की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये कर लीजिए, आता है तो अच्छी बात है। थाईलैंड की भाषा थाई है। जो भाषा है वो इंडोनेशिया की है, भाषा इंडोनेशिया की है, और थाईलैंड की थाई है, ये तो पता ही था। डेनिश आपका डेनमार्क, डच आपका नीदरलैंड, मंदारिन चीन। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये कुछ नासा द्वारा घोषित 2 मिशन थे। अब इसमें मैंने जो किया था वी से समझ रही थी, तो वीनस से रिलेटेड होगा, तो वीनस मतलब शुक्र लगा दिया था। बस थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो कि कौन कौन सा सबसे क्या मिल रहा है, बस कर लिया करो। ठीक है, ये ऐसे हो गया था, उस समय करंट का था। 137 पूछा गया 2 शहरों के बीच चलती है मिताली, बहुत फेमस थी उस समय, तो ये भी उस समय करंट का ही था। तो आपका ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी करंट का ही है। फिर भांड पाथर जो है वो जम्मू कश्मीर का है, याद रखना, पारंपरिक लोक नाट्य है भांड पाथर। ठीक है, भांड पाथर। और इसके विषय में हम जान के करेंगे, बस इतना जानो भांड पाथर जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, बात खत्म। कौन सुमेलित नहीं है तो इन्होंने जो माना है, पूछा गया प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति है, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, बिल्कुल सही है। गैर वाणिज्यिक जानवरों का गोबर, सीधी सी बात। अब इसको इतना कौन सा गोबर हम कहाँ से लाएंगे वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए, तो गैर वाणिज्यिक ही है। फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा है। ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो लेकिन हालांकि ये चारों ही सही हैं, लेकिन फिर भी लेकिन परंतु लोक सेवा आयोग ने एक को सही माना है। बाद में क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा, ये संशोधन करके दे देते हैं, फिर बाद में भी चीज़ें आती हैं तो उसके बाद क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। प्राथमिक ऊर्जा, जो प्राथमिक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है और उसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया। अब ज्वारी ऊर्जा को किसी और में थोड़ी नहीं बदल सकते हो, ज्वारी शक्ति को। बस आगे बढ़िए, पूछा गया तो अब ये याद कीजिए केवल कि विलेज कुंजी ग्राम योजना आपकी 52 की है, अगस्त 52। सामुदायिक विकास जो है 52 की है, लेकिन कौन सा? अक्टूबर 52, लास्ट 52। ठीक है, फिर कुंजी ग्राम या की विलेज स्कीम 1952 की है, अगस्त की। और सामुदायिक विकास योजना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे, अक्टूबर 1952 की है। और फिर जिला ग्राम विकास अभिकरण 1999 का है। और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति हुई थी 1957 में। ठीक है, ये तो जो आते हैं वो ठीक है, नहीं आते हैं उसको लिख लो। और ये की जो है ये सामुदायिक और कुंजी ग्राम दोनों ही साथ साथ लगभग आए थे, मतलब साथ साथ ही एक साल में आए थे। बस कुंजी ग्राम पहले आ गई और विकास सामुदायिक बाद में आई, बस ऐसे याद कर लो इसे। अच्छा, 140 क्वेश्चन हो गए आपके।
चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन लो। हमें रिवीजन रोज करना है जो हमने लिखा है, और जो हमें नहीं आता उसको हम या तो नोट्स में लिख लें या हम उसका अलग नोट्स ही बना लें। बस एग्जाम के बाद इन्हीं को डेली करना है, ठीक है। ये दिमाग में बिठा लेना, इतना कर लिया तो आरओ का सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा। कोई भी यूट्यूबर कुछ भी कहता रहे, लेना देना नहीं है। एक ही जगह लग के करो, जहाँ भी करो एक जगह लग के करो और उनको डेली रिवीजन करो। अब जैसे ये हो गए, इसमें से आपको मतलब जितने भी क्वेश्चन आपने लिखे हो, बस अब क्या करना, बस इन्हीं को रिवीजन करना और क्या करना। और रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो अपना प्रैक्टिस करो, उसकी जो आए हुए हैं बस उन्हीं से प्रैक्टिस करो। कोई अलग से प्रैक्टिस सेट मत खरीद लो। इतने क्वेश्चन हैं, मतलब आरओ में इतने प्री हुए हैं, उनमें से आराम से आप उनके प्रैक्टिस सेट लगाइए, मतलब प्रीवियस ईयर के ही प्रैक्टिस सेट लगाइए रीजनिंग के बस। और करंट के लिए मैंने बताया है कि करंट के लिए हम 2 ही चीज़ें फॉलो करेंगे। एक तो हम क्रॉनिकल फॉलो करेंगे, जो मंथली आती है वो मैं आपको कराऊंगी, उसके लिए परेशान नहीं हूँ। और घटना, और जो 6 मंथ आती है एग्ज़ाम के वक्त, वो ताकि इनसे जो छूट जाए वो इधर कवर हो जाए, बस बात खत्म। फिर देखो कैसे भी कुछ होगा भाई, कम पढ़ना है, एक सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, बस ये बात याद रखना। तो ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। आपने मुझे इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे व्यूज़ दिए, उसके लिए शुक्रिया। बाकी जुड़े रहेंगे आप मेरे साथ तो आप अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं, चाहे बच्चा नया हो चाहे पुराना हो। बस यही कहूँगी, कम पढ़ना है लेकिन एक योजना के साथ पढ़ना है, और जो पढ़ना है उस पर फिर लगे रहना। ये नहीं कि आज इससे पढ़ लिया इस चैनल से, कल को दूसरे चैनल से, किसी भी चैनल से पढ़ो, लेकिन फिर वहीं ही पढ़ो, बहुत ज़्यादा इधर मत भटको, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि मैं अच्छे से कराऊँगी चीज़ें, बस साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।